हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम के लिए। आरहो जो आपकी किताब है इसमें आपको मैं कंप्लीट जो है गाइडेंस देने वाला हूं। आरहो के आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कविता के भी और कहानी वाले पोर्शन के भी, आपको एमसीक्यूज भी, और जो आपकी व्याख्या वाला पोर्शन आएगा उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ के जाने, कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाने चाहिए, सारी चीज़ें बताने वाला हूं। इस पूरी बुक आपकी इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड पेपर या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लेना। उसके अलावा एक वेबसाइट है cclchapter.com, गूगल पर जाकर ये नाम सर्च कर लेना। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड सेक्शन में ये वाले जो क्वेश्चन हैं सारे सब्जेक्टों के, सारी बुक्स के देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। पेपर्स वगैरह भी मिल जाएंगे वहीं पे। अब देखते हैं कि आपका जो है, और हाँ, हमने पेड पीडीएफ भी बना रखी है। जिनको जो है, ये बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आंसर नहीं दिया आपने, भाई आंसर के साथ में हमने पेड पीडीएफ बना रखी है। इसके एडिशन क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस तो हैं ही, उसमें पेड पीडीएफ के ही कुछ क्वेश्चन उठा के ले आया हूँ भाई, ताकि तुम लोग अच्छे मार्क्स ला पाओ, ठीक है। लेकिन आंसर्स अगर आपको चाहिए, सारी किताबों के आंसर्स आपको साथ में मिलेंगे, एडिशनल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिससे आप मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर है वो अटैम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स आप अटेन कर सकते हो। अगर पीडीएफ परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेज कर लेना, या वेबसाइट का लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। अब देखते हैं, यहाँ पे पहला जो पोर्शन आता है वो हमारे पास पद्य भाग यानी कविता वाला पोर्शन। पहला चैप्टर है आत्म परिचय, एक गीत। एक सिंपल सा फंडा समझ लो, पहले तो याद कर लो भाई, हर एक कविता का, हर एक चैप्टर का आपको मूल भाव याद करके जरूर जाना है। गलती से भी मत भूल जाना, हर एक चैप्टर का करना है वो तो। बट जिन चैप्टर के सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं वो मैंने ऐड भी कर दिए हैं। अगर कुछ बच्चे होते हैं शर्म से इतने सारे याद नहीं होते, तो उनके लिए मैंने शॉर्टकट कर दिए, कम कर दिया मैंने मूल भाव भी। लेकिन हाँ, अगर रिस्क नहीं लेना तो सारों के करके जाना। अब देखो, मूल भाव का मतलब ये नहीं होता सिर्फ मूल भाव लिखना, उद्देश्य लिखना पूछ सकते हैं, प्रतिपाद्य लिखना पूछ सकते हैं, एक ही चीज़ होती है सब में, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का उद्देश्य लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का मूल भाव लिखिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। सब में एक ही आंसर लिखना आपको, ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंक्ति की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो ये दो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करने हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो एग्जाम में 100% चांस है कि रिपीट होंगे वो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आत्म परिचय वाले में से तो कुछ आया नहीं, भाई आता ही नहीं है इसमें से। जो इस वाले में से आता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक पोर्शन से आता है इसके, एक पोर्शन ऐसे ही सुनसान सा पड़ा रहता है इसका। अगला चैप्टर देखो, पतंग। पतंग में भी मूल भाव उद्देश्य याद करके जाना है, और साथ में दूसरा क्वेश्चन हमारा, पतंगबाजों की मानसिकता का वर्णन कीजिए, अथवा पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है वो बताना है, या फिर बच्चे पतंग के साथ उड़ रहे हैं, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तीनों में एक ही आंसर लिखना है आपको। कविता के बहाने बात सीधी थी पर, पाठ नंबर 3, इसका भी आपको मूल भाव या फिर निहित संदेश स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है, सीधी बात कहाँ तक बिगड़ी, या फिर सीधी बात किस प्रकार पेचीदा बन जाती है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, ये स्पष्ट करना हमको। और इस कविता का सार लिखिए या मूल भाव लिखिए। देखो भाई, मैंने बोल दिया था पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये चीज़ तो कंपलसरी है, ये करना ही करना है। अभी तक के जितने बार पेपर हुए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, हर बार आया है ये मूल भाव वाला क्वेश्चन, और कभी कभी 2 आ जाते हैं क्वेश्चन मूल भाव वाले, तो भाई मजे हो जाएंगे तुम्हारे अगर 2 क्वेश्चन ऐसे ही देखने को आपको मिल गए तो। अगला चैप्टर देखो, उषा। भोर के नभ को राख से लीपा चौका क्यों कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से मूल भाव, सबसे इंपॉर्टेंट मूल भाव है ये वाला। लेकिन सीधा सीधा ना पूछ के ये अलग अलग तरीकों से पूछते हैं। कुछ भी ना समझ आए इस चैप्टर में तो मूल भाव टेप देना। देखो, किन उपमानों को देखकर पता चलता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है, या फिर उषा कविता का मूल भाव लिखिए, या फिर उषा कविता में निहित प्राकृतिक सौंदर्य की विवेचना कीजिए, या फिर उषा के सौंदर्य का विश्लेषण कीजिए, या फिर सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, या फिर उषा कविता के आधार पर प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। कुछ भी आ जाए, एक ही आंसर है, मूल भाव वाला आंसर टेप देना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगले पाठ पे। बादल राग। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते, इस पंक्ति में कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है। उसके अगला क्वेश्चन है, मूल भाव या फिर शीर्षक की सार्थकता,
बादल के क्रांतिकारी रूप का वर्णन कीजिए, बादल राग में निहित क्रांति की भावना पर प्रकाश डालिए। कोई सा क्वेश्चन आ जाए मूल भाव वाला टिप देना। देखो इसीलिए मैंने कहा था भाई मूल भाव जरूरी है। एक आपका जो ये वाला चैप्टर आपका कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसमें से मूल भाव रेयर ही मिलेगा आपको। राम के विलाप का वर्णन कीजिए या राम के प्रलाप का विश्लेषण कीजिए। अगला चैप्टर हमारा रुबाइयाँ या फिर गजल, इसमें आपको मूल भाव करना है या फिर गजल में निहित कवि की पीड़ा का चित्रण करना है, मूल चेतना का वर्णन करना है, सब एक ही बात है यहाँ पे। अगला चैप्टर देखो छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, इसमें आपको जो है प्रश्न नंबर 1 है बगुलों के पंख कविता में कवि किसे रोकना चाहता है और क्यों, और दूसरा क्वेश्चन है मूल भाव या प्राकृतिक सौंदर्य स्पष्ट करना है। अगला चैप्टर देखो अगले सेक्शन में आ गए हम लोग। कविता वाले में से भाई मूल भाव आने के चांसेस कितने हैं बताओ तुम्हें? 100%। एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको मूल भाव का कविता वाले पोर्शन से। स्टोरी वाले से मिलने के थोड़े से कम हो जाते हैं चांस, बट कविता वाले से मिलता ही मिलता है, तो रट के जाने हैं आपको। आंसर्स अगर चाहिए और एडिशन क्वेश्चंस भी हैं कुछ, तो अगर आपको प्रिपेयर करने हैं सारी किताबों के एक ही पीडीएफ में मिल जाएंगे आपको, तो पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से। अब देखो यहाँ पे गद्य भाग, गद्य भाग के अंदर आता है चैप्टर 10 है हमारा भगतीन। भगतीन के जीवन की विवेचना कीजिए। यहाँ पे जो है ना इस वाले पोर्शन में एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, गद्य भाग के अंदर जो है कैरेक्टर स्केच है ना, यानी कि उसका जो है व्यक्तित्व कैसा है या जीवन कैसा है, चारित्रिक विशेषताएं कह लो, वो टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। मोस्ट ऑफ टाइम हमें देखने को मिला है उस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको पढ़ के जरूर जाना। वो चीज़ मेन कैरेक्टर्स की तो पढ़ लेना एटलीस्ट। वैसे तो मैंने ऐड भी कर रखे हैं क्वेश्चन आपके लिए। अब देखो यहाँ पे भगतीन के जीवन की विवेचना कीजिए या व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए, यानी कि कह सकते हो एक तरीके से सब चित्तर पूछा हुआ है यहाँ पे। भगतीन के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जब भी ऐसे गिनती में पूछे ना 3 4 5 करके, तो भाई बिंदु बनाओ 1 2 3 4 ऐसे लिखो, फिर उनको छोटा आंसर लिखना पड़ेगा और 6 नंबर मिलेंगे। भगतीन के आ जाने से महादेवी अधिक देहातीन कैसे हो गई? महादेवी वर्मा ने भगतीन में क्या दुर्गुण देखे? दुर्गुण यानी बुरे गुण देखे। या फिर भगतीन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? अगला चैप्टर देखो पाठ नंबर 11 बाजार दर्शन। मूल भाव स्पष्ट कीजिए, बाजार के जादू का वर्णन कीजिए, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। अगला है बाजार की सार्थकता पर प्रकाश डालिए, या फिर बाजार रूपन से क्या मतलब है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, अथवा बाजार की सार्थकता किस में है। सब में आपको एक आंसर लिखना रहेगा। चैप्टर 12 देखो काले मेघा पानी दे, ये जो है एक संस्मरण है, इसका मूल भाव बहुत ज़्यादा बार आता है, तो इसका मूल भाव अच्छे से याद करके जाना है। काले मेघा पानी दे पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? काले मेघा पानी दे पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है हमारे पास में प्रश्न नंबर 2 आना था, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। धर्मवीर भारती की जीजी के संस्कारों का विश्लेषण कीजिए, और में है धर्मवीर भारती की जीजी की धार्मिक आस्था का चित्रण कीजिए। अगला चैप्टर देखो चैप्टर नंबर 13 पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या फिर निहित संदेश और उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। एक ही चीज़ है या मूल भाव कह लो, एक ही बात बनेगी। पहलवान की ढोलक का पूरे गाँव पर क्या असर होता था? अगला चैप्टर देखो चैप्टर नंबर 14 सीरीज के फूल, इसका मूल भाव जरूर याद करके जाना। अगर इनको डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना होता है इसका मूल भाव पूछते हैं आपसे, ठीक है। लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है, या सीरीज को अवधूत क्यों कहा गया है? एक तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है, और एक है हमारा सीरीज के फूल निबंध का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। सीरीज के फूल निबंध की मूल चेतना को अपने शब्दों में लिखिए। सीरीज के फूल पाठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? सीरीज के फूल निबंध पर प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अगला चैप्टर देखो चैप्टर नंबर 15 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इसमें आदर्श समाज की कल्पना का चित्रण कीजिए, यानी कि कैसा कल्पना की गई है उसकी, आदर्श समाज की कल्पना पर प्रकाश डालिए। दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन श्रम विभाजन और जाति प्रथा, पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या फिर पाठ का सारांश लिख लिए। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन, जो कि मैंने आपको कंप्लीट बुक के बता दिए हैं कि ये वाले क्वेश्चन रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से लगभग 50 या 60 हो सकता है पूरे सारे क्वेश्चन में मिल जाए भाई, कुछ कह नहीं सकते। और पेड पीडीएफ, पिछली बार हमने पेड पीडीएफ बनाई थी, तो पिछली बार भाई 95% हिंदी का पेपर पीडीएफ से आया हुआ था। अगर आपको भी हिंदी के पेपर में बिल्कुल मतलब मिनिमम कम से कम क्वेश्चन पढ़कर मैक्सिमम स्कोर करने की सोच रहे हो, तो भाई पीडीएफ आपके लिए बेस्ट रहेगी, पीडीएफ परचेज कर सकते हो। अब देखते हैं ये तो थे क्वेश्चन। अभी करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारे पास, वो आते हैं एमसीक्यूज, क्योंकि एमसीक्यूज भी जरूरी है, बिना एमसीक्यूज के भी काम नहीं चलेगा। एमसीक्यू भी एग्जाम में आएंगे, वो भी आएंगे 10 मार्क्स के, ठीक है। तो एमसीक्यू देखो अभी 2025 के लिए पहला है पद्य भाग, आत्म परिचय एक गीत। कुछ क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ मिल जाएगा,
समझ लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है उसके, ठीक है। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगते हैं, तो वो है नीडों से। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शंस के लिए आप वेबसाइट से प्रैक्टिस कर लेना, ये सारा कुछ वेबसाइट से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ देख लो, cclchapter.com हरियाणा बोर्ड में विजिट कर लेना और आपको जो है ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब यहाँ से जो है आप प्रैक्टिस कर लेना MCQs की, 2 बार 3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे अच्छे से, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना अगर अच्छे नंबर चाहिए तो। ये सारे जो MCQs है ना, ये सारे पेड PDF में भी हैं और यही आपको मैंने फ्री में दे दिया भाई। इतना मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ तो आपकी भी मेहनत बनती है कि आप वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करो, पढ़ो, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, सारा स्टडी मटेरियल। और अगर आंसर्स के साथ सारा स्टडी मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन वगैरह के भी आंसर चाहिए, तो भाई PDF ले सकते हो आप। लेकिन हाँ, PDF में है ना ज़्यादा क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि बिल्कुल सेम है, MCQ सेम मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन अलग हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे उसमें एडिशन में। अब देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है। उर होता है हृदय, तो हृदय में क्या भरता है, विह्वलता भरता है। दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे, तो कहाँ से, नीडों से झांकने लगे होंगे, यानी घोंसलों से। हो जाए ना पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है, पंथी। किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं, चिड़िया के बच्चे। मुझसे मिलने को कौन विकल, पंक्ति में कौन सा भाव है, विह्वलता का भाव है। थका पंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है, वो ये सोचता है मंजिल अब दूर नहीं है। अगला पाठ देखो, पाठ नंबर 2, पतंग। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है, कोमलता का प्रतीक है। पतंग उड़ाते बच्चे को महज एक धागे के सहारे कौन थाम लेती है, पतंगों की ऊंचाइयाँ। पतंगबाज किसके सहारे उड़ते दिखाए गए हैं, रंध्रों के सहारे। यहाँ पे रंध्र आना था, रंध्रों के सहारे। उड़ाई जाने वाली सबसे हल्की और रंगीन चीज क्या है, पतंग। पतंगों की ऊंचाइयां कैसे कही गई हैं, धड़कती। पतंगबाजों से के पैर कैसे कहे गए हैं, बेचैन। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है, लाल सवेरे को। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं, मृदंग की तरह। भादो महीना किस ऋतु में आता है, वर्षा ऋतु में। पतंग कविता में दौड़ते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं, मृदंग की तरह। पतंग कविता में लाल सवेरों को कैसा कहा गया है, खरगोश की आंखों के जैसा। चैप्टर 3 देखो, कविता के बहाने बात सीधी थी, पर बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी, बच्चे के समान। कवि से शरारती बच्चे की तरह कौन खेल रही थी, बात खेल रही थी। किसके चक्कर में सीधी बात टेढ़ी फंस गई, भाषा के चक्कर में। सीधी बात किसके चक्कर में फंसी, भाषा के चक्कर में। देखो क्वेश्चन को ट्वीक करते हैं, ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी है, लेकिन मैंने ऐड ऑन करे हैं भाई, क्योंकि एग्जाम में ना घुमा देते हैं क्वेश्चन को कई बार, तो मैंने दोनों पर्सपेक्टिव्स को कंसिडर करते हुए आपके लिए MCQs बनाए हैं। भाषा को घुमाने फिराने से बात कैसी हो जाती है, पेचीदा। भाषा से क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई, उपरोक्त सभी, यानी कि तोड़ने मरोड़ने से, उलटने पलटने से, घुमाने फिराने से, सबसे। चैप्टर 4 देखो, कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी किसकी कविता है, क्रूरता की। कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के आधार पर बताइए, वो है रोचक, मज़ेदार कह लो एक तरीके से। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है, वह संवेदनहीनता। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कैमरा एक साथ क्या दिखाना चाहता है, दर्शक और अपाहिज दोनों को रोते हुए दिखाना चाह रहा है वो। पर्दे पर दिखाई गई तस्वीर के ओठों पर क्या थी, कसमसाहट थी। दूरदर्शन का कार्यक्रम कैसा बनाया जाता है, रोचक बनाया जाता है। पर्दे की कीमती चीज क्या है, वक्त। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कार्यक्रम का उद्देश्य कैसा माना गया है, सामाजिक माना गया है। कैमरे वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है, अपाहिज और दर्शक को। चैप्टर 5 देखते हैं, उषा। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किसके जैसा बताया गया है, शंख के जैसा। सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है, उषा का। उषा का जादू टूटने का समय क्या है, सूर्योदय। उषा कविता में प्रातःकालीन नीला आकाश किस जैसा बताया गया है, शंख के जैसा। उषा का जादू किस से टूटने की बात कही गई है, सूर्योदय से। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही है, लाल रंग की। लाल केसर से धुली सील
किसे कहा गया है? आसमान को, आकाश को। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 6 बादल राग। बादल राग कविता में कवि ने सुखों को कैसा बताया है? अस्थिर सुख बताए हैं। निराला ने, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात कर रहे हैं, यानी कवि की बात कर रहे हैं हम। कवि ने जो है जीर्ण बाहु किसे कहा है? कृषक को, यानी किसान को। निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? वो कहा है आतंक भवन। क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? पूंजीपति वर्ग। विप्लव शब्द का अर्थ क्या है? विप्लव होती है क्रांति। आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? धनी लोग, यानी अमीर लोग। कैसे बादल छाए हुए थे? विकरारे। गगन स्पर्शी कौन है? वह बादल। शीर्ण शरीर किसे कहा गया है? किसान को। कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता कष्ट देती है? ममता के। बादल राग कविता में आकांक्षाओं से क्या भरी हुई है? रणतरी भरी हुई है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 7 कवितावली, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। श्री राम के मतानुसार पंखों के बिना किसकी स्थिति दयनीय होती है? पक्षी की। श्री राम ने अपनी किसकी हानि को विशेष हानि नहीं बताया? वह अपनी पत्नी की हानि को। लक्ष्मण के जीवित होने की खबर सुनकर रावण किसके पास जाता है? कुंभकर्ण के पास। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगता है? राम। निज जननी के एक कुमारा पंक्ति किस पात्र ने कही है? राम ने कही है। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? यमराज लग रहा था। उमा एक अखंड रघुराई। पंक्ति में जो उमा है, इस शब्द का क्या मतलब है? उमा का मतलब है पार्वती। भरत के बाहुबल एवं शील के प्रशंसक का नाम लिखिए। वह है पवन कुमार, यानी हनुमान जी। अर्धराति गई कपि नहीं आऊ काव्यांश में किस पात्र के न आने की बात की गई है? हनुमान के। सहेऊ विपिन हिम आतप बाता। पंक्ति में आतप का मतलब क्या है? धूप। इसमें है ना सारे के जो भी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल रहे हैं ना, जिनमें अर्थ पूछा हुआ है, उस पंक्ति के सारे शब्दों के अर्थ पढ़ के जाना। बहुत बार मैंने देखा भाई सेम क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन इसके जो है ना, जैसे अब की बार आतप का पूछा, हिम का पूछ लेंगे या बाता का पूछ लेंगे, तो इस तरीके से सहेऊ का पूछ लेंगे, तो इस तरीके से पूछा जाता है, तो पढ़ लेना उनको, ठीक है। निकर शब्द का क्या अर्थ है? निकर यानी समूह। नारी हानि विशेष छाती नहीं, यह किसने कहा है? श्री राम ने। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, यहाँ बाता का अर्थ है, देखो वही पंक्ति आ गई ना यहाँ पे, अब की बार बाता पूछ लिया। बाता मतलब हवा। हर से सकल भालू कपि ब्राता, यहाँ ब्राता का अर्थ क्या है? भाई। लक्ष्मण के पुनर्जीवित होने की बात सुनकर रावण किसके पास जाता है? कुंभकर्ण के पास जाता है। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 8 रुबाइयाँ या फिर गजल। रुबाइयाँ कविता में किसके लच्छे चमक रहे हैं? राखी के। गजल किस साहित्य में अधिक प्रसिद्ध है? उर्दू में। जर्रा जर्रा सोए हैं, वाक्य में जो जर्रा जर्रा जो शब्द है, इसका क्या मतलब है? यानी कि कण कण। सद के फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। इस पंक्ति में भाषा कौन सी है? वह उर्दू और फारसी। फितरत, ये शब्द का क्या मतलब है? फितरत होती है आदत। फिराक गोरखपुरी ने किसकी आंखें झपकाने की बात कही है? तारों की। किस्मत हमें रोती है तो किस्मत को कौन रोता है? हम रोते हैं। ये पंक्ति वैसे हमने पढ़ी हुई है, तो हम इसलिए हम खुद ही याद आ गया। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 9 छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख। कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? कागज के पन्ने पर। कवि का छोटा खेत किस आकार का था? चौकोना। बगुलों के पंख का रंग कैसा है? सफेद। नभ में पंक्तिबद्ध बगुलों ने कवि के पंखों ने कवि की कौन सी इंद्रिय को चुराया? आंखों को चुराया। लुटते रहने से जरा भी कम क्या नहीं होती? रस धारा। रस का पात्र कैसा है? अक्षय। अक्षय नहीं जब दो कभी खत्म नहीं होगा। नभ में पंक्तिबद्ध कौन थे? बगुले। साहित्य का रसायन क्या है? वह कल्पना। अगली जो बुक इसी बुक का अगला जो पोर्शन आता है वह हमारा गद्य खंड यानी कहानी वाला पोर्शन। चैप्टर 10 भगतीन। भगतीन कहाँ की रहने वाली थी? झूसी की। सेवक धर्म में भगतीन किससे स्पर्धा करने वाली थी? हनुमान से। भगतीन का विवाह किस उम्र में हुआ था? 5 वर्ष की आयु में।
पति की मृत्यु के समय भगतिन की आयु कितने वर्ष थी? 29 वर्ष। भगतिन क्या नहीं बन सकी? सत्यवादी हरिश्चंद्र। भगतिन का शरीर कैसा था? दुबला। भगतिन के होठ कैसे थे? पतले। इसके जो है ना कैरेक्टर के बारे में जरूर पढ़ के जाना, कैसा शरीर क्या कुछ था उसका, इस टाइप का एमसीक्यू जरूर मिलता है मोस्ट ऑफ टाइम। भगतिन किससे डरती थी? कारागार से। लेखिका द्वारा पुकारी जाने पर भगतिन क्या कहती थी? आए। लक्ष्मीन का विवाह किस गांव में हुआ? हंडिया में। भगतिन पाठ में प्रयुक्त जिठोत, ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है? जिठोत यानी जेठ का पुत्र। किसके ऊपर गहने फेंक कर लक्ष्मीन ने पिता के चीर विछोह की मर्मता को व्यक्त किया? पति पर। शास्त्र का प्रश्न भगतिन किसके सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी? अपनी। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 11, बाजार दर्शन। बाजार दर्शन पाठ में फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? संयमी कहा गया है। बाजार दर्शन पाठ में लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया? पत्नी के साथ। लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचित कर कहा है, जिसका मतलब क्या है? अर्थहीन। बाजार में जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं? आंखें। बाजार चौक में भगत जी क्या बेचते थे? चूरण बेचते थे। जिनेंद्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी? शैतान का जाल। शून्य होने का अधिकार किसे है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। परमात्मा को। बाजार को किसका जाल कहा गया है? शैतान का जाल। चूरण बेचने वाले को क्या कहते थे? भगत जी। लेखक ने काल्पनिक जगत की वस्तु किसे कहा है? उदारता को। बाजार दर्शन पाठ में मित्र ने लेखक के सामने अपना क्या फैला दिया? मनी बैग। बाजार की असली कृतज्ञता किसे कहा है? आवश्यकता के समय काम आने को कहा है। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 12, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय, ये जो नारा है पहला नारा कौन लगाता था? मेंढक मंडली। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को किस सभा का उपमंत्री बनाया गया? कुमार सुधार सभा। ये जरूर याद रख लेना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट ऑफ टाइम इस चैप्टर से एमसीक्यू में, घुमा फिरा के पूछेंगे लेकिन ध्यान रख लेना, ठीक है। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया? उपमंत्री। धर्मवीर भारती कुमार सुधार सभा में क्या थे? उपमंत्री। ये देखो घुमा रखे हैं क्वेश्चन अलग अलग तरीके से। वर्षा का देवता कौन माना गया है? इंद्र। आषाढ़ का संबंध कौन सी ऋतु से है? वर्षा ऋतु से। इंद्रसेना का दूसरा नाम क्या था? मेंढक मंडली। अंधविश्वास से क्या होता है? नुकसान। जेठ के बाद कौन सा महीना आता है? आषाढ़ का महीना। काले मेघा पानी दे कुमार सुधार सभा का उपमंत्री कौन था? लेखक। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक में बचपन में कैसे संस्कार थे? आर्य समाजी। काले मेघा पानी दे पाठ में वर्षों के बादलों का स्वामी किसे कहा गया? वर्षा के बादल इंद्र देवता को। काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक किस सभा का उपमंत्री था? कुमार सुधार सभा का। अगला चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 13, पहलवान की ढोलक। लुट्टन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ के दंगल में हराया? श्यामनगर के दंगल में। लुट्टन पहलवान अपने हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी पर फैलाकर चलने लगा था? 45 डिग्री। रात्रि की भीषणता को कौन ललकारती थी? पहलवान की ढोलक। किस पहलवान को शेर का बच्चा कहा गया? चांद सिंह को। लुट्टन पहलवान के कितने पुत्र थे? 2। पहलवान क्या बजाता था? ढोलक। लुट्टन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? काला खां को। पंजाबी जमायत किसके पक्ष में थी? चांद सिंह के पक्ष में। दंगल का स्थान किसने ले लिया? घोड़ों की रेस ने। शेर के टाइटल से जाना जाने वाला पहलवान का असली नाम क्या था? चांद सिंह। लुट्टन पहलवान के माता पिता उसे कितने वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चल बसे? 9 वर्ष की आयु में। लुट्टन पहलवान के माता पिता का स्वर्गवास हुआ तब उसकी आयु कितनी थी? 9 वर्ष। पहलवान की ढोलक पाठ में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि किसमें बताई है? कुत्तों में। अगला चैप्टर देखो, सीरीज के फूल, चैप्टर नंबर 14। उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजेय है? वो है सीरीज का। सीरीज के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? कोमल माना गया है। सीरीज को कैसा कहा गया है? कालजयी। सीरीज की समानता का उपमान है अवधूत। सीरीज की बड़ी विशेषता क्या है? दिव्यता।
राजा दुष्यंत कैसे थे? अच्छे भले प्रेमी थे। कृषिवल, ये जो शब्द है इसका क्या मतलब है? किसान। लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? फक्कड़। पुराने फलों को अपने स्थानों से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? नेताओं की। पुराने कवि किस पेड़ की दोलाओं में लगा देखना चाहते थे? बकुल। किस ग्रंथ में बताया गया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए? तो वह कामसूत्र में। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 15, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन को। आधुनिक युग में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद। इस युग में जातिवाद क्या है? विडंबना। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्म शक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? निष्क्रिय। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? समता। समता नहीं, समानता का, समता ही लिखा जाएगा लेकिन कहता है इसका अर्थ होता है समानता, एक समान। आदर्श समाज की विशेषता है गतिशीलता। अंबेडकर ने भाईचारे के वास्तविक रूप को किसके मिश्रण की भांति बताया? दूध और पानी के मिश्रण की। अंबेडकर ने दूध और पानी के मिश्रण की तुलना किससे की है? भाईचारे से की है। तो ये थे आपके टोटल एमसीक्यू जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब एक और टॉपिक आपका बचता है और वो टॉपिक है आपका कविता का, जो आपके व्याख्या वाला पोर्शन आएगा, सह प्रसंग व्याख्या जो आती है, वो आपको कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे वो सब पढ़ लेना, उनके बारे में थोड़ा फोकस कर लेना, ठीक है। सारे पहरे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे आपको वेबसाइट पे हरियाणा बोर्ड सेक्शन में मिल जाएंगे और पेड पीडीएफ के अंदर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। भाई एक ही पीडीएफ आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़नी है, डिटेल में है, आंसर्स के साथ है सब चीज़ें, तो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे पार्ट नंबर 1, आत्म परिचय एक गीत। इसमें ये वाला पैरा पढ़ सकते हो, ये वाला पैरा पढ़ सकते हो। मैं जो है सिर्फ स्पेशली फोकस करूँगा उन बच्चों पे भाई जो बच्चे जो हैं व्याख्या करते टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन क्या होता है कि सर इतने सारों में से कौन सा पढ़ के जाएं, ठीक है। तो उनके लिए जो है फोकस्ड भी रहेंगे कुछ पैरे। देखो इस पूरी कविता में 3 पैरे जो इंपॉर्टेंट है। पतंग कविता में सबसे रिपीट होने वाला पैरा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद में आगे जो कुछ पैरे हैं इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। पार्ट नंबर 3 में ये वाला पैरा सबसे इंपॉर्टेंट है, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उसके बाद में जो है अगला एक पैरा ये वाला आप पढ़ सकते हो। पार्ट नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज। इसमें आपको एक ही पैरा जो प्रैक्टिस करके जाना चाहिए वो है ये वाला। अगला पार्ट है हमारा ऊषा। ऊषा में जो है नील जल में है, तो ये वाला जो है आपका इंपॉर्टेंट पैसेज है। उसके अलावा आप ये वाला पढ़ सकते हो, 2 पैसेज हैं। अगला पार्ट है हमारा बादल राग। बादल राग में जीर्ण बाहु वाला आ सकता है, ये वाले क्वेश्चन टाइप का कराएगा तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। इसमें से कई सारे अलग अलग पूछते हैं। अगला पार्ट देखो कवितावली लक्ष्मण मूर्छा, इसके जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर व्याख्या करनी आएगी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी इस वाले चैप्टर से आए, ठीक है। इसमें ये वाला आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है आपका, ठीक है। छोटी पंक्तियाँ देनी होंगी तो ये इस टाइप के दे सकते हैं, या फिर ये वाला। मतलब ये पूरा चैप्टर पढ़ के जाना अच्छे से, इसमें से हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की। रुबाइयाँ और गजल में से आता नहीं है तो इसको भूल जाना। और अगला चैप्टर छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, इसमें आपको जो है कल्पना के रसायनों को पीकर, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पढ़ना हो तो। और हाँ अब की बार जीवन परिचय नहीं आएगा, अगर आपको लग रहा है जीवन परिचय पढ़ना, जीवन परिचय 12th में अब की बार नहीं आ रहा एग्जाम्स में। अगला जो पोर्शन है वो है गद्याभाग भगतीन वाला। भगतीन में ये वाला पहरा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, नौकर कहना उतना ही असंगत होगा। देखो मैं रिकमेंड इसलिए करूँगा भाई, अगर जो है ना आपको ये भी बताना हो कौन सा चैप्टर है क्या चीज़ है, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। कई सारे ऐसे पैरे हैं जिनमें फोकस आप पढ़ भी नहीं पाओगे भाई, पहचान भी नहीं पाओगे कि वो कौन से चैप्टर से है, तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो, कुछ वर्ड्स आप हाईलाइट कर सकते हो। अगला चैप्टर है बाजार दर्शन, इसमें ये वाला लोग संयमी भी होते हैं, तो ये वाला पहरा जो है मोस्ट रिपीटेड है। अगला चैप्टर काले मेघा पानी दे, इसमें ये वाला पहरा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। अगला चैप्टर है पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है इस वाले पोर्शन से, इस वाले जो है पार्ट से आपको पहरा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसमें सियारों का क्रंदन, पेचक की डरावनी आवाज़ ऐसे मिलेगा, या जाड़े के दिन अंधेरी रात, ये सेम आएंगे, ये मत सोचना आगे पीछे से पंक्तियाँ बदल जाएंगी, नहीं डिट्टो सेम आएंगे जैसे लिखे हुए हैं। अगला देखते हैं सीरीज के फूल। सीरीज वायुमंडल से रस खींचकर, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला पैराग्राफ है ये, मोस्ट लिखा भी हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा बार जब भी पेपर में आया सबसे ज़्यादा यही रिपीट हुआ है, ठीक है।
तो अगला, क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है ना ये सीरीज वाला चैप्टर, आपको भी डिफ़िकल्ट लगता होगा। अगला चैप्टर देखते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा। इसमें आपको ये वाला पहरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एक ये वाला पहरा। बाकी पहरे जो है ना, ये सारे मैंने वेबसाइट पे अवेलेबल करा रखे हैं, इनको आप आराम से पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। और अगर आपको पेड PDF खरीदनी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से परचेज कर लेना। मैसेज कर देना मुझे hello CCL, और या फिर इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।